हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आई एम पीयूष परासर, फैकल्टी फॉर सिविल इंजीनियरिंग। हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कवर कर रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस वीडियो विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू ऑल, और ये वीडियो काफी लेंथी होगी। इसमें मैं नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चन फॉर मल्टीपल लोडिंग डायग्राम्स, ओके। सो इट इज मैराथन वीडियो। सबका बाप, ओके, सबका बाप। एक कहावत में बोलता हूं, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। इस कहावत को कहने का तात्पर्य ये था, देखो ये जो समाज है, ये जो कंटेंट मार्केट है, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे क्रैप या फिर बहुत ऐसे यूजलेस चीजें आपको मिलेंगे जिसके प्रति आप अट्रैक्ट हो जाओगे। और बच्चे याद रखना, अगर गेट या फिर ईएस या फिर एसएससी जेई या फिर कोई भी स्टेट पीएससी जैसा एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग होना होगा कि मत पूछिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं रहोगे, सिंपल इंजीनियरिंग भाषा में कहता हूं, फट जाएगा, नहीं कर पाओगे कुछ। और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने का तरीका क्या है? सब चीजों को डिटेल में अच्छी तरह से फोकस्ड वे में पढ़ाई कर लेनी है, समझ लेनी है। और ऐसा पढ़ो, टाइम भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, सो इतना पढ़ो शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम सिविल इंजीनियरिंग को प्रिपेयर करने के लिए कम से कम 1.5 साल से 1.5 साल पूरा सिविल इंजीनियरिंग। मैं किसी एक पेपर का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंजीनियरिंग पेपर का बात कर रहा हूँ। कम से कम साल से 1.5 साल लगता है। ये एक बार प्रिपरेशन करो, नोट्स बनाओ, चीजों को सॉल्व करो, क्वेश्चन वगैरह सब चीजों को, फिर एग्जाम अटेम्प्ट करो। हो सकता है पहली बार में निकल जाएगा, उसके बाद या फिर अगर नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट जरूर निकलेगा। बस रिवीजन करते करते रहना है, टेस्ट सीरीज देते रहना है, और एग्जाम में टिक लगा देना, यूं समझे बात को। सो यूजलेस थिंग बहुत मिलेगा मार्केट पे। मेरा यही निवेदन है, आप हमको भी ट्राई करिए, प्यार हो जाएगा आपको हमसे, ओके। चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो कोर्स को। तो यहाँ पे देखिए एक लोडिंग डायग्राम गिवन है। इस लोडिंग डायग्राम के लिए आपको शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है। क्लियर है? डायग्राम अच्छे से बना लिया, ठीक है। तो एसएफडी या फिर बीएमडी बनाने से पहले मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेरे को सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला मेरा स्टेप यही होता है। तो इसका सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, चलिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ, एसएफडी एंड बीएमडी हम पढ़ रहे हैं किस सब्जेक्ट के अंदर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो भी मेंबर होगा, है ना, उस पर कोई भी तरह का लोडिंग दे दिया हो, उसका एसएफडी बीएमडी बना लोगे आप इजीली। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको क्या पूछेगा? जस्ट एसएफडी बीएमडी पूछेगा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होती है बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर जिसका सपोर्ट रिएक्शन हम इजीली बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होते हैं बच्चों? हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरली अवेलेबल होते हैं कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू 0, मतलब रिएक्शन और फोर्सेस को मिला के। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर एक्सियल डायरेक्शन इक्वल टू 0, फोर्सेस और रिएक्शन को मिला के। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन द मेंबर ड्यू टू लोडिंग एंड रिएक्शन इज 0। ये 3 इक्विलिब्रियम अगर अप्लाई करते हो तो मेरा स्ट्रक्चर डिटरमिनेट होता है। मतलब अप्लाई करने के बाद अगर ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है स्ट्रक्चर, और जितने भी अननोन रिएक्शन है, सपोर्ट रिएक्शन, वो सारे मैं कैलकुलेट कर पाता हूं, तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर जो है मेरा, वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुआ। और ऐसे ही स्ट्रक्चर के लिए हम सोम में पढ़ते हैं एसएफडी बीएमडी, या फिर पूरा सोम इसी तरह के स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर एनालिसिस जो होता है, वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप पढ़ोगे, जहां पर फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड देखने को मिलता है, स्ट्रेन एनर्जी, स्लोप डिफ्लेक्शन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कानी मेथड, वहां पे बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कास्टिग्लियानो थ्योरम, मैक्सवेल थ्योरम, ये सब चीज, ये सब कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस का पार्ट है। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करना। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कहने का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जिसका सपोर्ट रिएक्शन आप केवल ये 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके नहीं निकाल पाएंगे, मतलब और अतिरिक्त इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए होगी। और वो इक्वेशंस कौन कौन होंगे? उसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, ठीक है। वो चीज मैंने सब कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस में बताया हुआ है, तो आप वहां से जाके उसको फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलो, ये जो स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन पे अगर बात करें, तो ये देखो, ये सपोर्ट है, ए फिक्स सपोर्ट है,
और सपोर्ट है E, जो कि एक तरह का हिंज सपोर्ट है। तो हमको सपोर्ट रिएक्शन निकालने हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन निकालने से पहले लेट्स सपोज एक बार मैं चेक कर लूं कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। आराम से पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा, सब कुछ बस पढ़ना है, आपको देखना है। हाँ, अगर आप बोर हो रहे हैं यहीं से निकल जाइए, आगे बने रहोगे शायद मजा आने लगेगा। तो देखिए, जो फिक्स सपोर्ट होती है वहां पे 3 सपोर्ट रिएक्शन आपको जनरली देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट ए फिक्स्ड है, तो सपोर्ट रिएक्शन RA, HA एंड एक मोमेंट रिएक्शन वहां पे मिलती है आपको, लेट्स सपोज उसको मैं कहता हूं MA। सिमिलरली एट सपोर्ट E हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही सपोर्ट रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक मिलेगा वर्टिकल, दूसरा मिलेगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है लेट्स सपोज RE और हॉरिजॉन्टल है HE। ये 2 सपोर्ट रिएक्शन मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन है ना, या फिर रिएक्शन R इक्वल टू इस स्ट्रक्चर में कितने हैं बच्चों? 5। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं बच्चों? 3। अब ये कौन कौन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल टू 0, समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ mz अबाउट एनी पॉइंट इन द बीम इक्वल टू 0। एनी पॉइंट कहने का मतलब है हम जनरली सपोर्ट्स पर लिखते हैं। आप सपोर्ट A पर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लिख सकते हो, या फिर सपोर्ट E पर समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। ये 3 इक्विलिब्रियम, मतलब ताकि ये मोमेंट इक्विलिब्रियम में रहे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इस पर कोई एडिशनल रोटेशन नहीं है। अगर रोटेशन होता है एडिशनल, सोचो कोई अनबैलेंस्ड मोमेंट होती इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो क्या होता? ये मेंबर हरदम घूमते रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेंबर जैसा है वैसा ही रहेगा, हरदम नहीं घूमेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वो मोमेंट इक्विलिब्रियम में है। मोमेंट जितने भी लोड है या फिर जितने भी रिएक्शन है, सभी के कारण जो मोमेंट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है इस बीम में, किसी भी पॉइंट पे, चाहे A पे लिखो, B पे लिखो, C पे लिखो, D पे लिखो, E पे लिखो, कहीं पर भी लिखो, वो इक्विलिब्रियम में है। वो नेट मोमेंट 0 हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे आपके पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक अननोन निकलेगा, उसी तरह से 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से 3 अननोन निकल जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अतिरिक्त कितने अननोन बचे आपके पास यहाँ पे? फिर टोटल 5 रिएक्शन में से 2 अननोन बच गए, जो कि हम नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब यही हुआ, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके हम नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। क्यों? देखो बच्चों, एट पॉइंट बी, कहां पर? एट पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एक हाइब्रिड जॉइंट दिया हुआ है, हाइब्रिड जॉइंट। और ये हाइब्रिड जॉइंट क्या है? इंटरनल हिंज दिया हुआ है, इंटरनल हिंज। मैंने वीडियोस में बारंबार बताया है कि व्हाट इज इंटरनल हिंज। एक बार यहां पर भी समझा देता हूं, पहले समझ लो इंटरनल हिंज क्या है। मान लो ये एक मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, इन दोनों मेंबर के बीच में एक इंटरनल हिंज है। ठीक है, ये दोनों मेंबर जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, इंटरनल हिंज के माध्यम से कनेक्टेड है। इंटरनल हिंज ऐसा होता है बच्चों, ठीक है, कि इंटरनल हिंज के अबाउट मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट दोनों 0 होती है। नेट मोमेंट भी 0, बेंडिंग मोमेंट भी 0। कहने का मतलब ये हुआ, इंटरनल हिंज पे किसी भी तरह का बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन नहीं होगा, इंटरनल हिंज पर किसी भी तरह का मूवमेंट भी नहीं होगा, वहां पे रोटेशन भी फ्री होता है मेंबर का। कहने का मतलब क्या है? मान लो ये जो मेंबर है, ये जो स्केच पेन मैंने पकड़ा हुआ है, इसको मैं इंटरनल हिंज के अबाउट इंडिपेंडेंटली इसको रोटेट करवा सकता हूं। ये मेंबर एज इट इज रहेगी, लेकिन ये अपना इस तरह से रोटेट कर रहा है। सिमिलरली ये मेंबर फिक्स्ड है, तो ये इंडिपेंडेंट, इसका रोटेशन इंडिपेंडेंट होगा। मतलब ये जो ब्लैक पेन है, इसका रोटेशन निर्भर नहीं करेगा इस स्केच के रोटेशन के ऊपर। कहने का मतलब है, निर्भर नहीं करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ब्लैक पेन इतना रोटेट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि स्केच भी इतना रोटेट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्केच अपना ऐसा रहेगा तो ब्लैक पेन ऐसा रोटेट कर सकता है, या फिर डिपेंडिंग ऑन फोर्स, लेट्स सपोज कि ब्लैक पेन ऐसा डाउनवर्ड रोटेट कर रहा है, तो ये स्केच ऊपर रोटेट कर सकता है। मतलब हर एक का अपना इंडिपेंडेंट रोटेशन होगा अबाउट द हिंज। मतलब इन दोनों मेंबर का रोटेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा अबाउट द इंटरनल हिंज। मतलब इंटरनल हिंज पे रोटेशन फ्री होगा। तो यहाँ पर हमको एक एडिशनल इक्वेशन मिल जाता है कि नेट मोमेंट इक्वल टू एट इंटरनल हिंज 0। तो इसी तरह से यहाँ पे 2 इंटरनल हिंज है कि नहीं, इंटरनल हिंज पॉइंट बी पर है, इंटरनल हिंज पॉइंट सी पर है। तो हमारे पास 2 एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन
आप कह सकते हो मिल गए कि समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम सी इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके और जो बाकी के जो दो अननोन बच रहे थे उनको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो टोटल मेरे पास कितने इक्वेशन बन गए, 5 इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गए और 5 रिएक्शन। तो पांचों का पांचों रिएक्शन निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो यही चीज तो मैं कह रहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप पढ़ोगे इसमें जो भी स्ट्रक्चर होगा वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो डिटरमिनेसी इनडिटरमिनेसी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, ये बस ऐसे ही बताया, ओके। ये मैं कुछ ज्यादा समझाया नहीं, फिर भी एक बेसिक आपको समझ में आई होगी कि डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट क्या होता है। इस चीज को मैंने डिटेल में स्ट्रक्चर एनालिसिस के वीडियो कोर्स में बता रखा है। आप स्ट्रक्चर एनालिसिस का वीडियो कोर्स जो हमारा है कॉन्सेप्ट डिकोडर का है, आप एनरोल कर सकते हो एट 999 रुपीज ओनली। इसके लिए आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपको यूट्यूब पे भी वो पूरा का पूरा प्राइवेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। संपर्क करिए हमसे 7008 420 353 पर। क्लियर है? चलो, तो चूंकि हमको पता चल गया डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो मेरा सपोर्ट रिएक्शन निकल सकता है। तो हम निकालते हैं सपोर्ट रिएक्शंस को। तो बाय अप्लाइंग इक्वेशन 1 समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स का इक्विलिब्रियम लिखेंगे। जितने भी रिएक्शन है और जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में लोडिंग है मेंबर के ऊपर, दोनों बराबर होना चाहिए। समझ रहा है? तो क्या होगा फोर्स इक्विलिब्रियम, आर ए प्लस आर ई इक्वल टू यूडीएल का टोटल लोड। ये मतलब अपवर्ड है, देखो आर ए और आर ई। अब डाउनवर्ड लोडिंग बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस करेंगे। तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्सेस है, देखो यूडीएल है 6 × 9 का टोटल यूडीएल डाउनवर्ड, प्लस डाउनवर्ड क्या है, हिंज जो है पॉइंट सी पर वहां पे 27 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है डाउनवर्ड। फिर और क्या डाउनवर्ड है, पॉइंट डी पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 45 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड। समझ में आया? तो ये हो गया आपका पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई किया तो यहां से मेरे को पता चला कि आर ए प्लस आर ई बराबर 126 किलो न्यूटन होता है। दिस इज इक्वेशन 1। लेट सपोज ये पूरे स्ट्रक्चर के लिए लिखा हूं मैंने इक्विलिब्रियम। नाउ बहुत गर्मी है, मैंने कोट निकाल दिया। वेल देखो, तो पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखे हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो हमको ये पता चल गया आर ए प्लस आर ई इक्वल टू 126 किलो न्यूटन। अब हम लिखते हैं दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिससे हमको कुछ सपोर्ट रिएक्शन निकले। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 फॉर मेंबर सीई, है ना। क्योंकि मैंने बताया था इंटरनल हिंज से जो भी मेंबर कनेक्टेड है उनका अपना इंडिविजुअल रोटेशन होगा। मतलब हर एक मेंबर के लिए आप नेट मोमेंट इक्वल टू 0 अबाउट इंटरनल हिंज लिख सकते हो। समझ में आया? तो हम सीई मेंबर के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो इस मेंबर को मैं पहले बाहर ड्रॉ कर लेता हूं तब अच्छे से समझ में आएगा। ये इंटरनल हिंज, यहां पर एक 27 किलो न्यूटन का लोड है, ये पॉइंट डी, यहां पर एक 45 किलो न्यूटन का लोड है, ये पॉइंट ई जहां पर सपोर्ट रिएक्शन है आर ई और एच ई, ये 3 मीटर इसका स्पैन लेंथ, ये भी 3 मीटर, और ये हो गया पॉइंट सी। तो देखिए मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अबाउट एनी पॉइंट जब हम लिखते हैं तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था बच्चों कि जिस भी पॉइंट पर हमको लिखना है उस पॉइंट पे टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर देना है ड्यू टू लोडिंग एंड रिएक्शंस। समझ में आया? तो देखो मूवमेंट मतलब हमेशा क्या होता है, फोर्स गुना लीवर आर्म। तो और मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट किसके लिए डेवलप होगा, अगर ट्रांसवर्स फोर्स है तो ही डेवलप होगा, ठीक है। तो देखो पॉइंट सी के अबाउट ये आर ई का अगर देखें तो आर ई गुना 6 मीटर, आर ई इंटू 6, ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। फिर
एच ई, इस एच ई जो सपोर्ट रिएक्शन एच ई, इसका अगर देखेंगे ये तो पॉइंट सी से पास ही हो जा रहा है, मतलब कोई लीवर आर्म नहीं है, तो इसलिए उसके कारण कोई मूवमेंट नहीं होगा। नाउ इस 45 किलोमीटर लोड को देखेंगे तो ये लोड डाउनवर्ड है, तो इसके कारण मूवमेंट होगा यहां पर, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना 45 इंटू 3 का। ठीक है, नाउ इस 27 किलो न्यूटन लोड को अगर देखें जो कि इंटरनल हिंज पे ही अप्लाइड है, तो ये तो उसी पॉइंट से पास हो जा रहा है, तो कोई लीवर आर्म नहीं है, तो इस 27 किलो न्यूटन लोड के कारण भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो मेरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं आर ई इंटू 6 इक्वल टू 45 इंटू 3 क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक, ऐसे लिख दिया। सो आर ई इक्वल टू यहां से मेरे को पता चल जाएगा 45 गुना 3/6, मतलब 45/2, ये 1/2 हो गया, तो 45/2 मतलब 22.5 किलो न्यूटन। तो आर ई का वैल्यू कितना निकल गया फ्रॉम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन, आर ई इक्वल टू 22.5 किलो न्यूटन। तो यूजिंग इक्वेशन 1, बड़े आराम से प्यार से बताऊंगा, बड़े आराम से प्यार से पढ़ना भी है, कोई हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी करेगा वहीं पे गेम खलास। तो यूजिंग इक्वेशन 1, अच्छे से लिखो कॉपी पे समझ के, यूजिंग इक्वेशन 1 आपका आर ई का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आर ए इक्वल टू निकल जाएगा, तो आर ए इक्वल टू कितना निकल जाएगा 103.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया, दो इक्वेशन को यूज करके दो अननोन आपने निकाल लिया, कौन सा आर ई और आर ए निकाल लिया आपने। चलिए अब हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, तीसरा इक्वेशन, लेट्स सपोज मेरे को एच ई निकालना है, क्या निकालना है एच ई। तो एच ई निकालने के लिए मतलब सपोर्ट ई पर जो ये रिएक्शन है एच ई, ये निकालने के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूं पॉइंट बी जो है, ये जो पॉइंट बी है यहां पर भी एक इंटरनल हिंज है कि नहीं, देखो बच्चे पॉइंट बी पर भी एक इंटरनल हिंज है कि नहीं, तो मैं समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0, जो कि इंटरनल हिंज का प्रॉपर्टी है, फ्रॉम ई साइड फिर लिखता हूं। तो देखिए क्या होता है, मैं उस मेंबर को पहले बाहर निकालता हूं। तो तीसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ एम अबाउट ये पॉइंट बी, ठीक है ये पॉइंट बी है ना, लेट मी चेक इन क्वेश्चन, हाँ पॉइंट बी इक्वल टू 0 फ्रॉम ई साइड, फ्रॉम सपोर्ट ई साइड, ऐसे लिख देता हूं आपके जानकारी के लिए। ठीक है, तो देखिए तो मेंबर कैसा है, यहां पे इंटरनल हिंज, फिर ये मेंबर गया है, फिर यहां पर भी इंटरनल हिंज, फिर ये मेंबर ऐसा है, फिर यहां पे सपोर्ट रिएक्शन, यहां पे एक पॉइंट लोड 27 किलो न्यूटन का और एक पॉइंट लोड, ये 27 किलो न्यूटन का, ये 45 किलो न्यूटन का, ये यहां पे सपोर्ट रिएक्शन एच ई हॉरिजॉन्टल वाला, ये सपोर्ट रिएक्शन आर ई वर्टिकल वाला। ठीक है, नाउ देखो ये पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। स्पैन लेंथ ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और यहां से यहां तक मतलब सी से लेके बी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल स्पैन लेंथ इट इज 4.5 मीटर। नाउ बी से लेके सपोर्ट ई का जो हाइट है, मतलब ये वाला, ये कितना है, ये 6 मीटर है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है, क्लियर है। अब देखो मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखना है फॉर दिस मेंबर अबाउट बी। ओके, तो मेरे को पता है मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एंटी क्लॉक इक्वल टू क्लॉकवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ई के पॉइंट बी के अबाउट देखो, इस हिंज वाले पॉइंट के अबाउट सबसे पहले आर ई जो रिएक्शन है इसका इफेक्ट देखो ये कैसे है। तो देखो मैं हिंज को यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे हर एक का इफेक्ट में लिख के दिखाता हूं। तो आर ई का इफेक्ट देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, आर ई इंटू मैं लिखूंगा आर ई इंटू लीवर आर्म। तो आर ई के लिए लीवर आर्म कितना है, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3 + 3 + 4.5 मीटर की नहीं,
इतना टोटल लीवर आर्म है आर के लिए। अब देखते हैं ये एच जो सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसका इफेक्ट कैसा है। तो एच का भी इफेक्ट देखो पॉइंट बी के अबाउट आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके कारण भी मोमेंट एंटी क्लॉक होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, एच ई इंटू लीवर आर्म कितना है 6 मीटर, मतलब ये हाइट है ना, ये यहां पर एच ई लग रहा है ना, इसका मतलब ये है अगर लोड शिफ्टिंग करोगे तो देखोगे कि यहां पर एच ई लग रहा है, तो ये मोमेंट अबाउट पॉइंट बी कितना देगा, एच ई इंटू 6 का देगा, समझ में आया। तो और उसका डायरेक्शन क्या है, वो भी एंटी क्लॉक है। नाउ ये 45 किलो न्यूटन का जो लोड है, इसके कारण जो यहाँ पे आपको मोमेंट मिल रहा है, मतलब इंटरनल हिंज एट बी के अबाउट, वो मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड 45 इंटू लीवर आर्म 4.5 प्लस 3। फिर अगेन ये जो 27 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है इंटरनल हिंज सी के ऊपर, इसके कारण भी एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज मिल रहा है, मैग्नीट्यूड 27 इंटू 4.5, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट बी जो इंटरनल हिंज है, इसके अबाउट आपने सारे लोडिंग के कारण मोमेंट लिख लिया। तो इसमें सब कुछ नोन है क्या, आर ई का भी वैल्यू नोन है। केवल इस इक्वेशन को अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो मैं लिखूंगा, मतलब टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉक, तो मैं लिखता हूं लेट्स सपोज एच ई इंटू 6 प्लस आर ई इंटू कितना हो गया 6 प्लस 4.5 10.5 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं बच्चों यहां पे 45 इंटू 7.5, ठीक है, प्लस 27 इंटू 4.5, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एच इंटू 6 इक्वल टू आर ई का वैल्यू आपको पता है कितना 22.5 किलो न्यूटन। तो आर ई का वैल्यू पुट करके हम पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहां से एच ई का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो चलिए एच ई का वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो एच ई का वैल्यू मेरा निकल गया 37.125 किलो न्यूटन। देखो आपका आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा सपोर्ट रिएक्शन निकल गया एट सपोर्ट ई, मैंने निकाल लिया। अब मेरे को कहां पे सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, सपोर्ट ए पर। अब सपोर्ट ए पर कौन कौन से रिएक्शन बचे अननोन, देखो ये सपोर्ट ए है, ये पॉइंट बी है जहां पर इंटरनल हिंज है, और इधर यूडीएल है, इधर क्या है यूडीएल, दिस इज सपोर्ट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये स्पैन है 6 मीटर का, शायद 1 मिनट देखने दीजिए क्वेश्चन को, 9 मीटर का, और यूडीएल जो है इसका इंटेंसिटी है 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। और यहाँ पे आर ए रिएक्शन मैंने वर्टिकल एज्यूम किया था जिसका वैल्यू मेरा निकल गया, एच ई मैंने इस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, सॉरी एच ए जिसका वैल्यू मेरे को अननोन है अभी, और मूवमेंट मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉक एज्यूम किया, लेट्स सपोज इसका वैल्यू है एम ए, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे 2 रिएक्शन अननोन है सपोर्ट ए पर, बाकी 3 मैंने निकाल लिया। कौन कौन सा अननोन है, एच ए और एम ए। तो एच ए निकालने के लिए मैं चौथा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करता हूं, लेट्स सपोज क्या यूज करूंगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर द एंटायर मेंबर एंटायर बीम इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। ये अगर मैं यूज करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, एच ए माइनस एच ई इक्वल टू 0, है ना। और देखिए एच ई का वैल्यू क्या आया था, इससे पहले में पॉजिटिव आया था। एच ई का वैल्यू पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो एच ई का डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था वो डायरेक्शन एच ई का सही है, इसका मतलब यही हुआ, ओके। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या मेंबर के ऊपर, नहीं है, केवल एच ई है, ओके। सो तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये फोर्थ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एच ए माइनस एच ई इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को ये पता चल गया कि एच ए इक्वल टू एच ई, जिसका वैल्यू है 37.125 किलो न्यूटन, क्लियर है। और इसका भी ये वैल्यू आया पॉजिटिव में, मतलब जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया हुआ था एच ए का वो एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, डायरेक्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब मेरा रिएक्शन क्या बचा, नोन एम ए। तो एम ए निकालने के लिए इस ए बी मेंबर का मैं मोमेंट ले लूंगा अबाउट दिस इंटरनल हिंज 0। तो समेशन ऑफ फिफ्थ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ
एम बी इक्वल टू 0, ओके, फॉर ए बी मेंबर। ठीक है, तो एम मूवमेंट एट ए का जो मैंने नेचर या फिर डायरेक्शन एज्यूम किया है, तो लेट्स सपोज ये मैंने एंटी क्लॉक एज्यूम किया है। ठीक है, तो अबाउट बी मेरे को क्या करना है, टोटल एंटी क्लॉक मूवमेंट इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट कर देना है। समझ में आया? तो ये मैं कैसे करूंगा, देखो, तो अबाउट बी, तो लेट्स सपोज एंटी क्लॉक, सबसे पहले एंटी क्लॉक मूवमेंट एम ए को मैं लिखता हूं, इसको मैं प्लस में ले लेता हूं, तो लेट्स सपोज इट इज एम ए प्लस एम ए। अब देखिए ये जो रिएक्शन है आर ए रिएक्शन, इसका इफेक्ट क्या है, क्लॉकवाइज आर ए इंटू 9, और नेचर क्या है, क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज को लेट्स सपोज नेगेटिव ले लेता हूं, है ना, या फिर छोड़िए, इसको मैं इक्वल टू में लिखूंगा, इक्वल टू आर ए इंटू 9। और एंटी क्लॉक कुछ और है क्या, देख लेते हैं। एंटी क्लॉक यहां पे देखो, एच ए जो है ना, एच ए ये तो पॉइंट बी के थ्रू से ही पास हो जा रहा है, तो इसके लिए कोई लीवर आर्म नहीं है, तो एच ए के कारण कोई भी मूवमेंट आएगा नहीं। अब बचा स्पैन पे जो लोडिंग है, यूडीएल लोडिंग, इसके कारण एक मूवमेंट आएगा। तो यूडीएल के कारण अगर हमको किसी भी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है तो हम कैसे करते हैं, तो इस यूडीएल का टोटल लोड कितना होगा, इस यूडीएल का टोटल लोड होगा यूडीएल का इंटेंसिटी इंटू जितने स्पैन पे वो है, तो 9 6 54, 54 किलो न्यूटन का टोटल लोड हो जाएगा यूडीएल के कारण। अब ये 54 किलो न्यूटन का जो टोटल लोड आ गया यूडीएल के कारण, अब और यूडीएल चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट है, तो ये 54 किलो न्यूटन का भी टोटल लोड इस यूडीएल का जो सेंटर होगा वहां पर कंसंट्रेटेड होगा, यही मान लेंगे हम 54 किलो न्यूटन एज ए पॉइंट लोड। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड पॉइंट लोड आ गया कि नहीं। अब इसका मूवमेंट हमको लेना है अबाउट पॉइंट बी, तो पॉइंट लोड इंटू लीवर आर्म, तो लीवर आर्म ये, तो ये कितना 9 का 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4.5। और इसका नेचर देखो क्या होगा, इसका नेचर होगा एंटी क्लॉक, मतलब हम लिख सकते हैं प्लस एंटी क्लॉक में और कौन सा है 54 इंटू 4.5। ठीक है, सॉरी 4.55 लिख दिए, 4.5। तो यहां से एम ए इक्वल टू मैं क्या निकाल सकता हूं, 103.5 इंटू 9 माइनस 54 इंटू 4.5। देखिए एम ए का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये देखिए एम ए का वैल्यू आपका आ गया 688.5 किलो न्यूटन मीटर, और ये वैल्यू आया पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था एम ए सपोर्ट रिएक्शन का, वो डायरेक्शन मेरा सही है, द डायरेक्शन इज माई करेक्ट। सो बच्चों अभी तक हमने क्या कर लिया, सारे सपोर्ट रिएक्शन जितने भी थे, एच ए, एच ई, आर ए, एच ए मतलब आर ई, ठीक है, एम ए, सारे सपोर्ट रिएक्शन को अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या करना होगा, एसएफडी बीएमडी हमको वेरिएशन बनानी है, ड्रॉ करनी है। तो चलिए बड़ा सिंपल है, तो शियर फोर्सेस के लिए हम लिखेंगे शियर फोर्सेस। इससे पहले मैंने बहुत सारे एसएफडी बीएमडी बनाए हैं, है ना। तो शियर फोर्स का इक्वेशन कैसे लिखना है आपको पता है, हम डिफरेंट स्पैन के लिए शियर फोर्स का वेरिएशन लिखेंगे और हर एक स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट करेंगे और शियर फोर्सेस को लिखेंगे। उसी तरह हर एक स्पैन में एक एक्स सेक्शन कट करेंगे और उस एक्स सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो सकता है आप लेफ्ट टू राइट जाओ या राइट टू लेफ्ट लिखो, ठीक है, राइट मतलब राइट टू लेफ्ट लिख रहे हो या फिर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अपना इक्वेशन लिख रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको साइन कन्वेंशन को चेक करते हुए शियर फोर्सेस की वैल्यू लिखनी है या फिर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिखनी है, सैगिंग हॉगिंग को देखते हुए कि किस लोड या किस रिएक्शन का इफेक्ट सैगिंग है, जिस सेक्शन के अबाउट आप लिख रहे हो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, या फिर किसी का नेचर हॉगिंग होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम शियर फोर्सेस का इक्वेशन को लिखते हैं अब, ओके। तो ये मैंने वो बीम लेके आ गया, तो लेट्स सपोज मैं सबसे पहले शुरू करूंगा शियर फोर्स इन डीई, ओके, और एक्स मैं लूंगा एक्स फ्रॉम ई, ओके। कहने का मतलब है शियर फोर्स इन डीई लिख रहा हूं, तो ये जो डीई मेंबर है यहां पर मैं एक सेक्शन कट कर दूंगा एक्स एक्स,
ठीक है। और ये एक्स एक्स सेक्शन का जो मेजरमेंट होगा कि ये एक्स एक्स सेक्शन मैंने कहां से कंसिडर किया है, तो फ्रॉम सपोर्ट ई या फिर फ्रॉम पॉइंट ई, यहां से एट सम डिस्टेंस एक्स एक सेक्शन मैंने कट कर दिया एक्स एक्स। अब इस एक्स एक्स सेक्शन के लिए मैं शियर फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा और वो इक्वेशन वैलिड होगा कहां से कहां तक, ई से लेके जस्ट राइट ऑफ डी तक, ई से लेके जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट डी तक ये इक्वेशन वैलिड होगा। चलिए हम इसको कट करके निकाल देते हैं पहले, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखो ये आपका सपोर्ट रिएक्शन आर ई, ये आपने एक्स एक्स सेक्शन कट करके निकाल दिया, ठीक है। और जो एक्स आपका मेजरमेंट आपने एक्स का किया है, इट इज फ्रॉम ई, मतलब एक्स का जो ओरिजिन है कहां पर है, सपोर्ट ई पर है। एक्स इक्वल टू 0 कहां पर होगा, यहां पर, समझ में आ रहा है, सपोर्ट ई पर एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो देखो मेरा जो इक्वेशन में जो लिख रहा हूं शियर फोर्स एस एफ एक्स, ओके, इन कौन सा स्पैन है ये, डी ई स्पैन, शियर फोर्स एस एफ एक्स इन डी स्पैन क्या हो रहा है ये जो मैं लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन पे कौन सा शियर फोर्स है, बस वही आर ई, जो सपोर्ट रिएक्शन यही है सपोर्ट रिएक्शन आर ई, और वो भी अपवर्ड, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन मैंने कंसिडर किया है मेंबर का, ये कौन सा फेस है, राइट फेस, ये राइट फेस लेफ्ट फेस, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो ये राइट फेस है, तो राइट फेस पे कोई फोर्स अपवर्ड, सो जस्ट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, लेट्स सपोज राइट फेस पे अगर आर ई अपवर्ड है तो ये एक्स एक्स सेक्शन है लेट्स सपोज, तो इसके एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट फेस पे ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है, आर ई। तो ये किस तरह का इफेक्ट दे रहा है, एक एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है क्या, देखो एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है ना। तो कोई एंटी क्लॉक अगर रोटेशन देगा तो उसका शियर फोर्स जो होगा, उसका जो साइन कन्वेंशन होगा, इट विल बी नेगेटिव। अगर यही क्लॉकवाइज रोटेशन देता तो वो होगा पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एस एफ एक्स इक्वल टू कितना, माइनस आर ई, समझ में आया, इट इज माइनस आर ई। सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये आर ई तो कांस्टेंट है, सो शियर फोर्स का कोई वेरिएशन नहीं है, इट इज कांस्टेंट। सो अगर मैं शियर फोर्स एट ई पूछूं कितना होगा, शियर फोर्स एट ई, इट विल बी माइनस 22.5 किलो न्यूटन, एंड शियर फोर्स एट डी जस्ट राइट ऑफ डी सेक्शन एट डी, ये कितना होगा, सेम माइनस 22.5 किलो न्यूटन, कोई वेरिएशन नहीं शियर फोर्स का, कांस्टेंट, समझ में आया। नाउ अब मैं लिखता हूं शियर फोर्स, थोड़ा सा लैग कर रहा है, ओके। अब मैं लिखूंगा शियर फोर्स, अब कौन सा मेंबर आ गया मेरा, सीडी स्पैन के लिए, ओके, सीडी स्पैन या फिर डीसी स्पैन के लिए। तो मैं डीसी स्पैन में एक एक्स एक्स सेक्शन कट कर दूंगा, और ये एक्स का जो ओरिजिन है, या फिर मैं कहां से एक्स लूंगा, एक्स फ्रॉम डी ले लूंगा, क्लियर है। तो इसको मैं काट कर बाहर निकाल देता हूं, तो शियर फोर्स लिखने में मजा आएगा। शियर फोर्स इन सीडी स्पैन, एक्स फ्रॉम डी, ठीक है, एक्स मैंने कहां से लिया है, डी से। तो देखो ये सपोर्ट रिएक्शन आ रही, फिर यहाँ पे एक लोड है 45 किलो न्यूटन का, ओके, पॉइंट डी पे ये 3 मीटर का, यहाँ पे एच ई और एक सपोर्ट रिएक्शन है एच ई, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन, और एक्स जो मैंने लिया है कहां से लिया है, एक्स फ्रॉम डी ले लिया है। तो ये जो फेस है, चूंकि मैं राइट टू लेफ्ट अपना इक्वेशन को लिख रहा हूं, तो ये जो मेरा एक्स एक्स सेक्शन पे जो मेंबर का फेस है, इट इज माई राइट फेस, क्लियर है। तो राइट फेस पे शियर फोर्स अगर मैं अब लिखूं एस एफ एक्स, तो देखो सबसे पहले आर ई अपवर्ड, तो इसका इफेक्ट नेगेटिव, फिर 45 किलो न्यूटन डाउनवर्ड,
इसका इफेक्ट पॉजिटिव। तो मैं लिख सकता हूं 45 माइनस आर ई, एंड दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ये भी कांस्टेंट वैल्यू आ गया। क्यों? 45 माइनस 22.5 आप करेंगे, आर ई का वैल्यू 22.5 है, तो एस एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया? कांस्टेंट 22.5 कांस्टेंट। लेकिन ये देखो, ये आ गया प्लस में, ये आ गया प्लस में। कहने का मतलब है कि अगर मैं पूछूंगा शियर फोर्स एस एफ एट डी आपने इससे पहले भी निकाला हुआ था, जहां पर आपको वैल्यू कितना आया था? माइनस 22.5 ये आया था। लेकिन इस इक्वेशन को यूज करके उसी एट डी पॉइंट पर आप जब शियर फोर्स निकाल रहे हो, ये आएगा प्लस 22.5 पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि एट डी पॉइंट आपका एक पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। तो जहां पर भी कंसंट्रेटेड लोड होगा लोडिंग डायग्राम में, शियर फोर्स डायग्राम में, उसी सेक्शन पे दो शियर फोर्सेस के वैल्यू मिलेंगे, है ना। तो इसलिए वहां माइनस से ये प्लस में फिर आपका वेरिएशन जा रहा है, ठीक है। और ये जो 22.5 शियर फोर्स है पॉजिटिव वाला एट डी, ये कहां पर है? जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट डी, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट डी, सेक्शन एट डी। समझ में आया? शियर फोर्स का वैल्यू कितना है? प्लस 22.5। उसी तरह से शियर फोर्स, अगर मैं आपसे पूछूं, बताऊं शियर फोर्स एट पॉइंट सी, ये शियर फोर्स एट सी कहां पे मिलेगा? जस्ट राइट ऑफ सी, जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट सी, सेक्शन एट सी। तो इसका भी वैल्यू सेम, कितना? प्लस 22.5 किलो न्यूटन। और वेरिएशन इज नथिंग, इट इज कांस्टेंट। तो यहां तक शियर फोर्सेस समझ में आए, तो हमने यहां तक कवर कर लिए। अब हम आगे चलते हैं। मेरा अब आगे कौन सा मेंबर है? देखो, आगे मेरा मेंबर है बीसी मेंबर, ठीक है। ये जो इंक्लाइंड मेंबर है बीसी, इस मेंबर के लिए, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? अगेन एक एक्स सेक्शन कट करूंगा, फिर इस एक्स सेक्शन पे शियर फोर्सेस लिखूंगा। समझ रहे? तो चलिए देखते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, ये जो मेरा इंक्लाइंड मेंबर है बीसी, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ओके। और इस तरह से यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है। जो इंक्लाइंड मेंबर है बीसी, इस मेंबर में किसी भी तरह का ट्रांसवर्स फोर्स नहीं है, नो ट्रांसवर्स फोर्स। फोर्स इन बीसी मेंबर। अगर बीसी मेंबर में ट्रांसफर फोर्स नहीं है, सो आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट बीसी मेंबर में नहीं मिलेगा, वो दोनों जीरो होंगे। अब ये कैसे हुआ? देखो, सबसे पहले ये ट्रांसवर्स फोर्स का मतलब समझो। ट्रांसवर्स फोर्स कहने का मतलब है, लेट्स सपोज ये आपका मेंबर का ओरिएंटेशन है इस तरह से, तो कोई भी फोर्स इसको अगर परपेंडिकुलरली कट कर रहा है ऐसे, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना, 90 डिग्री पर अगर इनके बीच का एंगल है, तो दिस इज योर ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक है। दूसरा ट्रांसवर्स फोर्स क्या हो सकता है? अलोंग जेड एक्सिस। अलोंग जेड एक्सिस कहने का मतलब है ये वाला, ऐसे, ये भी एक तरह का ट्रांसवर्स फोर्स है, एक्सियल नहीं, अलोंग जेड एक्सिस, विड्थ के अलोंग। कहने का मतलब है ये देखो ये कोई क्रॉस सेक्शन है, समझो डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे एक्सिस अगर मैं बताऊं तो एक्सिस वेल ऐसे नहीं, डायग्राम थोड़ा चेंज करते हैं। लेट्स सपोज ये कोई एक मेंबर है, ओके, ऐसे ले लेते हैं, ओके, ये मेंबर का फेस हो गया। तो यहाँ पर अगर एक्सिस बताऊं तो यहाँ पे देखो मेंबर का 3 एक्सिस होगा,
एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई जेड एक्स, वाई एक्सिस वर्टिकल है, जेड एक्सिस विड्थ को कट कर रहा है, मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो चौड़ाई है उसको कट कर रहा है। कहने का मतलब है ये अपना फोन है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये फोन हो गया। तो देखो ये मान लो क्रॉस सेक्शन है, तो वाई एक्सिस आपका ये है, जेड एक्सिस आपका ये है विड्थ के अलावा, और क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलता हुआ ऐसा ये है एक्स एक्सिस या फिर एक्सियल एक्सिस। समझ रहा है? अब जो ट्रांसवर्स एक्सिस है इन दोनों में से y और z एक्सिस जो है इसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, और x एक्सिस आपका एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड जो फोर्स लगेगा मेंबर के ऊपर उसको हम ट्रांसवर्स फोर्स कहेंगे, और जो एक्सियल एक्सिस के अराउंड जो फोर्स लगेगा उसको हम एक्सियल फोर्सेस कहेंगे। समझ रहे हैं? और शियर फोर्सेस जो होते हैं वो ट्रांसवर्स फोर्सेस होते हैं, और बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होता है वो हमेशा ट्रांसवर्स फोर्सेस के कारण ही बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किसी मेंबर में अगर ट्रांसवर्स फोर्स ही नहीं रहेगा लेट्स सपोज, तो क्या उस मेंबर में शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ट्रांसवर्स फोर्स कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब है यहाँ पे देखो, जैसे ये ऊपर वाला डायग्राम बताया, अब मैं बात करूंगा कि ये एक एक्स सेक्शन ले लिया मैंने, एक्स एक्स सेक्शन, ओके। अब इस एक्स सेक्शन पे ये जो फोर्स है लेट्स सपोज इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है P, और इसका लीवर आर्म मतलब इस एक्स सेक्शन से इसका डिस्टेंस है A। तो इस एक्स सेक्शन के अबाउट इस फोर्स के कारण शियर फोर्स आपको देखने को मिलेगा, कितना? वही अपवर्ड ऐसा। इसी फोर्स P के कारण आपको इस एक्स सेक्शन पे मूवमेंट भी देखने को मिलेगा इस मेंबर में, कितने का? एंटी क्लॉक डायरेक्शन में P इंटू A का। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसवर्स फोर्स है। सो क्लियर है कि ट्रांसवर्स फोर्स जब तक सेक्शन में नहीं रहेगा, मेंबर में नहीं रहेगा, तब तक बेंडिंग मोमेंट या फिर शियर स्ट्रेसेस उस मेंबर में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए इस बात को हम वेरीफाई करते हैं कि ये जो यहाँ पर जो इंक्लाइंड मेंबर है उसमें ट्रांसवर्स फोर्स है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो ना बेंडिंग मोमेंट होगा ना शियर फोर्स होगा, है ना? तो उस चीज को हम चेक कर लेते हैं। चलो, तो इस इंक्लाइंड मेंबर को मैं पहले बाहर निकालता हूं। कौन सा मेंबर है मेरा? ये पॉइंट है मेरा B और ये पॉइंट है मेरा C, ठीक है? ऐसा कुछ है। ये मेरा डिस्टेंस है 4.5 मीटर का और ये मेरा गिवन है 6 मीटर का, ठीक है? तो लेट्स सपोज कि दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज योर थीटा। तो ये एंगल हमको निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं इसका। tan थीटा इक्वल टू P/B, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स P/B मीन्स tan इनवर्स 6/4.5। तो थीटा इक्वल टू कितना निकल जाएगा बच्चों? तो थीटा इक्वल टू आपको निकल जाएगा 53 डिग्री 7 मिनट 48.37 सेकेंड, मतलब ये वाला एंगल। अब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो सम ऑफ टोटल इंटरनल एंगल किसी एक ट्रायंगल का कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसमें से घटा देंगे, मतलब ये वाला थीटा बी, लेट्स दिस इज थीटा बी, तो 90 माइनस थीटा बी, तो हमको थीटा सी निकल जाएगा, मतलब ये एंगल भी हमको मिल जाएगा थीटा सी। समझ में आ रहा है? तो हमको उतना करने की जरूरत नहीं, हम केवल थीटा बी हमको अगर ये पता चल गया, इसी से हम अपना अभी फोर्स का रिजोल्यूशन कर लेंगे, हमको समझ में आ जाएगा मेरा ट्रांसवर्स फोर्स है कि नहीं मेंबर में। तो चलिए क्या करते हैं, इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। आगे डिफरेंट मेंबर्स के लिए इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको एसएफडी बीएमडी दे देगा। जैसे कि फ्रेम में यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, है ना? फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैसे भी, तो इसको ध्यान से देखिए। तो मैं सबसे पहले आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाता हूं यहाँ पे।
सबसे पहले तो ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ इंटरनल हिंज, ये फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट, इधर एक पॉइंट लोड, इधर एक पॉइंट लोड, इधर यूडीएल। और कुछ है क्या? नहीं। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, मैं हर एक मेंबर को एक दूसरे से अलग कर दूंगा और हर एक मेंबर का अपना इक्विलिब्रियम लिखूंगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैं हर एक मेंबर को अलग अलग कर देता हूं। सबसे पहले देखना, ये ए बी मेंबर, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, इस पर यूडीएल लगा दिया, छोड़ दिया। इक्विलिब्रियम लिखेंगे बाद में, पहले सेपरेट कर रहा हूं। फिर ये क्या, बीसी मेंबर, ये बीसी मेंबर, इस पे अभी मैंने कुछ नहीं किया है। फिर ये क्या, सीडी मेंबर, सी डी ई मेंबर, ठीक है। ये पूरे मेंबर को एज ए सिंगल मेंबर हम कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज सी डी ई मेंबर, ठीक है। पॉइंट डी पर एक पॉइंट लोड है 45 किलो न्यूटन का, ओके। नाउ पॉइंट ई पे एक रिएक्शन है एच ई और एक रिएक्शन है आर ई। पॉइंट ए पे, सपोर्ट ए पे रिएक्शन है आपका आर ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है एच ए, और एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एक मूवमेंट अप्लाइड है एम ए, ठीक है। पॉइंट बी पर आपका इंटरनल हिंज है, पॉइंट सी पर आपका इंटरनल हिंज है, ठीक है। ये स्पैन है 3 मीटर, ये भी है 3 मीटर, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन से बनाता हूं। ये आपका 4.5 मीटर और ये हाइट था आपका 6 मीटर का, समझ रहे। नाउ पॉइंट सी पर ओके, यहां पर एक लोड है 27 किलो न्यूटन का, यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज मैं पहला फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मैं डिफरेंट अलग अलग तरह का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हमको केवल ये बताना है कि बीसी मेंबर में मेरा ट्रांसवर्स फोर्स है कि नहीं है, मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सीई, ये जो मेंबर है सीई, इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो इसका इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो एट एंड सी एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एच ई फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है 27 प्लस 45 का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। 27 प्लस 45 का टोटल लोड उस मेंबर के ऊपर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और उसको कौन झेल रहा है, केवल आर ई बियर कर रही है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 22.5, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना का एक अनबैलेंस्ड फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, जो कि एट पॉइंट सी होना चाहिए। लेट्स सपोज एट पॉइंट सी होना चाहिए, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 49.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो मेंबर है कौन सा, ये एकदम इक्विलिब्रियम में है। कौन सा मेंबर, सीई मेंबर, इसका इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब हम इक्विलिब्रियम देखेंगे पॉइंट सी का। तो देखो पॉइंट सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये एच ई फोर्स आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर पॉइंट सी पर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आपने 49.5 का लोड लगाया है, तो पॉइंट सी पर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ये लोड लगाना होगा फॉर इक्विलिब्रियम।
49.5 किलो न्यूटन का। सिमिलरली पॉइंट बी पर देखेंगे अगर इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स He इनवर्ड होगा, फिर अगेन इस तरह से, इस अपोजिट डायरेक्शन में, और ये 49.5 किलो न्यूटन का जो लोड है ये अपवर्ड लगेगा। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट बी पर देखेंगे तो ये He ऐसे हो जाएगा, दिस विल बी योर He, और 49.5 किलो न्यूटन का लोड जो है डाउनवर्ड आएगा, पॉइंट लोड 49.5 किलो न्यूटन का। समझ में आया? अब देखो यहां तक समझ में आया फ्री बॉडी डायग्राम? ठीक है, ये सब चीजें ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। नाउ लेट्स सपोज ये जो बीसी इंक्लाइंड मेंबर है इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसका मैं अलग से आपको बताता हूँ। ठीक है, अलग से बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने उसी बीसी मेंबर को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर फोर्सेस को मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। देखो पहला वाला डायग्राम में देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऐसे, मतलब एक पॉइंट बी देखो मैंने जस्ट ऊपर कर दिया इसको, और सिमिलरली एक पॉइंट सी जैसे ही वैसे ही रखा, जस्ट पॉइंट से मिला के लिख दिया अच्छे से। ठीक है, तो मैं इस तरह से फोर्सेस को लिख सकता हूँ। अब देखो, अब एक चीज प्रैक्टिकली देखो, हमेशा जो हम रिजोल्यूशन करते हैं फोर्सेस का, हम दो एक्सिस एज्यूम करते हैं, ये एक वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मान लो आपका वाई एक्सिस ऐसे है तो एक्स एक्सिस ऐसे होगा, तो ये हो गया वाई डैश और ये हो गया एक्स डैश। समझ रहे हो? तो जैसे कि ये मेंबर अभी आपका इंक्लाइंड है, तो इसका ये मान लो एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज, तो इसका वाई एक्सिस क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वाई एक्सिस, जैसे कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, ये आपका मेंबर है, तो इसके ट्रांसवर्स मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। समझ रहा है? तो इसका परपेंडिकुलर, इस मेंबर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा? इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन। उसी तरह से कोई मेंबर अगर इस तरह से ओरिएंटेड है, इंक्लाइंड है, तो इसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर में, ऐसा। समझ रहा है कि नहीं? यहां तक समझ में आया चीजों का? चीजें समझ में आई? अब देखो ये जो एंगल लिखे थे बच्चे मैंने, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या लिखा था मैंने? थीटा भी, इसका वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर रखा। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा भी, यही होगा। अब देखो ये जो बीसी मेंबर है, इसका जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर में होगा, ये होगा उसका ट्रांसवर्स डायरेक्शन। समझ रहा है कि नहीं? ओके, तो देखो एट पॉइंट बी ये जो वर्टिकल लोड है 49.5 किलो न्यूटन का, ध्यान देना। अब यहां पे देखना एंगल का देखिएगा, ये है बीसी मेंबर, और बीसी मेंबर का ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। यहां पर एक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का बीच का जो एंगल है इट इज 90 डिग्री की नहीं। सुनिएगा बात को, एट पॉइंट बी में बात कर रहा हूं, इन दोनों का बीच का एंगल क्या हुआ? 90 डिग्री। मैं सब कुछ डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो एंगल के साथ, ऑल थिंग एवरीथिंग, ओके, बिकॉज आई एम कॉन्सेप्ट डिकोडर और आप मेरे विद्यार्थी हैं, सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट लोड है 49.5 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री माइनस थीटा भी। तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा? ये एंगल, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस एंगल। तो ये एंगल कितना होगा? थीटा भी होगा, ये एंगल थीटा भी होगा ना। क्यों? तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये टोटल 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री,
माइनस थीटा भी, है ना। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा भी, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये खत्म, तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा भी। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां लिख सकता हूं कि माय दिस एंगल इज थीटा भी। समझ में आया क्या? उसी तरह से एट पॉइंट सी देखिए, जो बीसी मेंबर का जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, ये वाला एक्सिस बीसी मेंबर का ट्रांसवर्स एक्सिस होगा एट पॉइंट सी की, या नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ, अगर अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि नहीं? ये एक लाइन है, ठीक है, ये जस्ट ए मिनट, ये एक लाइन है, ठीक है। यहां पे कितना एंगल होगा? थीटा। यही एंगल यहां पर होगा थीटा, ठीक है। तो एट पॉइंट भी अगर ये एंगल थीटा भी है तो ये एंगल भी थीटा भी होगा, ये एंगल भी थीटा भी होगा। अगर ये एंगल थीटा भी होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा भी होगा कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट जो पॉइंट सी पे पॉइंट बी पे मैंने लगाया था, वही कॉन्सेप्ट मैंने पॉइंट सी पे लगा दिया, तो ये एंगल भी मेरा थीटा भी हो जाएगा। तो एंगल कहां पे कितना होगा ये समझ में आया? ठीक है। अब हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्सेस को लिखेंगे। तो देखो, इस वाले एक्सिस पे देखो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो मेरा कौन सा फोर्स हो जाएगा? ये हो जाएगा 49.5 कॉस थीटा बी। ये मेरा हो जाएगा HE साइन थीटा बी, ठीक है। अब इनका वैल्यू निकाल के देखो, HE साइन थीटा बी और 49.5 कॉस थीटा बी का वैल्यू निकाल के देखो, दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। और ये वैल्यू कितना आएगी? 29.7 किलो न्यूटन, 29.7 किलो न्यूटन। सिमिलरली पॉइंट बी पर देखो, अगर मैं रिजोल्यूशन करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? HE साइन थीटा बी, साइन थीटा बी, और इधर क्या हो जाएगा? 49.5 कॉस थीटा बी। दोनों का वैल्यू सेम, मतलब 29.7 किलो न्यूटन। यहां पर भी 29.7 किलो न्यूटन। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देखिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है उस मेंबर के ऊपर। हाँ, एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो भी कैंसल आउट हो जाएगा। एक्सियल डायरेक्शन में भी, एक्सियल डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा मेंबर के अलावा? देखो, एक्सियल डायरेक्शन में होगा 49.5 कॉस थीटा बी, 49.5 साइन थीटा बी, ये 49.5 साइन थीटा बी प्लस HE कॉस थीटा बी। ये एक्सियल डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इतना, मतलब एक्सियल डायरेक्शन में आपको एक्सियल थ्रस्ट मिलेगा उस मेंबर में, एक्सियल थ्रस्ट है नो डाउट, लेकिन ट्रांसवर्स फोर्सेस नहीं है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है ना। 29.7 ट्रांसवर्स एक्सिस में इधर लग रहा है और 29.7 अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या कोई ट्रांसवर्स फोर्स है मेंबर के ऊपर? नहीं है। मतलब अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, समझना बात को, अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है तो क्या किसी भी तरह का शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं। क्यों? शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट क्यों होता है? ये होता है ओनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स फोर्सेस ओनली। समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने समझाया था कि नहीं इससे पहले? ये मान लो ये एक मेंबर है, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक फोर्स है P, तो किसी भी एक्स एक्स सेक्शन पे अगर आप देखोगे शियर फोर्स, तो शियर फोर्स होगा ये P, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप देख रहे हो ना। सिमिलरली इस P के कारण आपको यहाँ पे एक मोमेंट भी देखने को मिलेगा, P इंटू जो भी इसका लीवर आर्म, लेट्स सपोज A, PA। तो ये होते हैं ट्रांसवर्स फोर्सेस। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स फोर्सेस अगर नहीं तो
शियर फोर्स नहीं मेंबर में, मोमेंट नहीं मेंबर में, तो यहाँ पे ट्रांसफर फोर्सेस कैंसल आउट हो जा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए किसी भी तरह का शियर फोर्स नहीं होगा, किसी भी तरह का बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा ये बीसी मेंबर में। ओके, तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हो, एक नोट कि ट्रांसवर्स फोर्स, समझ में आया तो, कैंसल आउट ईच अदर। अब देखिए, आप इसमें कंफ्यूजन आपको आएगा, मैं अलग अलग तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं। जैसे कि ये तो मैंने एक तरीका बताया, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे देखो, ये पहला तरीका, इसको बना लो, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। मैं अब सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम इसका बता रहा हूं। तो मैंने पहले वाला सब कुछ इरेज कर दिया, ठीक है, सिर्फ मेंबर को सेपरेट करके रखा हुआ है। ओके, अब इसका फिर से फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम लिखूंगा। अब देखो, मैं सेकंड कॉन्सेप्ट में मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट सी, मतलब ये जो इंटरनल हिंज है सी, यहाँ पर टोटल कितना लोड है, 27 किलो न्यूटन का। अब इस लोड को मैं बांट देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये एज्यूम करता हूँ, इस पॉइंट लोड को डिवाइड कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये मान लेता हूँ, इस 27 किलो न्यूटन में से 20 किलो न्यूटन का लोड पॉइंट सी पे लग रहा है मेंबर के ऊपर, और बाकी का जो 7 किलो न्यूटन का लोड है वो इस वाले पॉइंट पे है, 7 किलो न्यूटन का लोड। तो टोटल 27 हो गया ना, ठीक है। अब ऐसा मान लिया, तो अब मैं फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम लिखता हूं। अभी भी देखना सब कुछ सेम आ जाएगा, कैसे देखिएगा। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स कितना हो गया, सबसे पहले हम फ्री बॉडी इक्विलिब्रियम लिखेंगे, किसके लिए, सीई मेंबर के लिए। तो देखो मैं लिख देता हूं एच ई, और एच सी एक पॉइंट लोड अप्लाई होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, जितना अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स होगा। अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्स कितना है, 20 फॉर सीई मेंबर, 20 + 45 माइनस आर ई। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, आप देखो 42.5 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो ये लगा दूंगा। तो अब मेरा सीई जो मेंबर है, ये मेरा इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, सीई मेंबर ये मेरा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखता हूं, तो देखो इस वाले सी पे जहां पे हिंज है, एच ई अपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 42.5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था। तो यहाँ पर फॉर इक्विलिब्रियम मैं सेम लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा, 42.5 किलो न्यूटन। तो अब देखो, ये जो 42.5 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है प्लस 7 किलो न्यूटन ऊपर से डाउनवर्ड लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया इस एंड पे वर्टिकली डाउनवर्ड, सेम 49.5, जो कि एंड बी पर अपवर्ड लग जाएगा। फिर यहाँ पे एच ई, अगेन इधर एच ई ऐसे, अगेन यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड 49.5। क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया। अब फोर्सेस का जब रिजॉल्व करेंगे तो ट्रांसवर्स फोर्सेस ऑन दिस मेंबर बीसी अगेन 0 हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं, इस तरह से कर सकता है। या फिर मान लो नेक्स्ट तीसरा तरीका बता रहा हूं, ये भी खत्म करो, किसी भी तरह से सोचो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो जो बीसी मेंबर उसमें कोई ट्रांसफर फोर्स नहीं होगा। तीसरा तरीका लेट्स सपोज इरेज करने दीजिए। बस मेंबर सेपरेटेड है, मैंने सब कुछ मिटा दिया। ये तीसरा तरीका है। लेट्स सपोज आपको बहुत डर लग रहा था, बहुत भय लग रहा था, ठीक है, तो आपने क्या किया, ये जो 27 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है ना, आपने इसको बीसी मेंबर पे पॉइंट सी पर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर है ये 27 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है। और इस मेंबर को आपने ऐसे रखा है, कौन सा, सीई मेंबर को एज इट इज रख दिया, मतलब 27 का लोड जो है बीसी मेंबर पे सी पॉइंट पे आपने लगा दिया। अब देखो, तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं सीई मेंबर का। तो सीई मेंबर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एच ई इधर है, तो इधर एच ई लग जाएगा,
ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम करना है, तो आर ई लग रहा है, आर ई का मैग्नीट्यूड 22.5, तो यहां पर भी 22.5 का अपवर्ड लग जाएगा। तो क्या सीई मेंबर अब इक्विलिब्रियम में है? ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों जो फोर्सेस आपने यहां पे लिखा एच ई और ये वर्टिकल अपवर्ड, ये इस वाले पॉइंट सी पर कैसे लगेंगे? एच ई इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट, और 22.5 ये वाला जो है डाउनवर्ड लग जाएगा। अब देखो, तो अब टोटल कितना हो गया फिर पॉइंट सी पे वर्टिकली डाउनवर्ड? 27 प्लस 22.5 49.5, तो ये यही 49.5 पॉइंट बी पर इधर वर्टिकली अपवर्ड लग जाएगा। फिर इधर ये एच ई, फिर यही 49.5 इधर वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये एच ई। फिर सब पहले जैसा हो गया, सेम लोडिंग, सब कुछ सेम। अब जब आप फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बीसी मेंबर के लिए किसी भी तरह का ट्रांसवर्स फोर्स है? नहीं है। सो सिंस देयर इज नो ट्रांसवर्स फोर्स, ये प्रूफ कर दिया मैंने, इन द बीसी मेंबर, हेंस देयर विल बी नो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर बीसी मेंबर। तो बीसी मेंबर के लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हमको देखने की अब जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया? चलिए, ये कॉन्सेप्ट खत्म, यहाँ पर खत्म करिए इसको, बहुत हो गया। अब हम लिखते हैं शियर फोर्स फॉर ए बी स्पैन, ये बच गया है, इसका शियर फोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शियर फोर्स फॉर, क्या हुआ यार, जस्ट a minute, शियर फोर्स फॉर ए बी स्पैन। अब ए बी के लिए शियर फोर्स लिखना है, तो मैं x कहां से लूं? मैं x कहीं से भी ले सकता हूं। लेट्स सपोज मैं x ले लेता हूं, x फ्रॉम ए, x फ्रॉम ए ले लिया, ठीक है। तो x फ्रॉम ए ले लिया, ये मेरा x एक्स सेक्शन। तो यहां पे सपोर्ट रिएक्शन आपका आर ए, ये आपका यूडीएल है इधर, ऑफ मैग्नीट्यूड। यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना था? जस्ट ए मिनट बच्चे, यूडीएल का मैग्नीट्यूड था 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, एंड दिस इज योर एक्स फ्रॉम ए। तो शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन, तो देखो सबसे पहले आर ए, तो अच्छा अब यहां पे जो हम इक्वेशन लिखेंगे शियर फोर्स का एस एफ एक्स, ये मैं किधर से लिख रहा हूं? लेफ्ट टू राइट की ओर लिख रहा हूं। तो ये जो मेरा एक्स एक्स सेक्शन है, ये जो फेस है, ये क्या मेरा लेफ्ट फेस है? ओके, तो लेफ्ट फेस पे कोई अपवर्ड अगर होगा तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, राइट फेस पे डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या वो चीज पॉजिटिव होगी, वो शियर फोर्स? तो जैसे कि आर ए का इफेक्ट अगर देखूंगा तो लेफ्ट फेस पे अपवर्ड है आर ए, तो क्या लिखूंगा? एस एफ एक्स इक्वल टू प्लस आर ए। फिर यूडीएल वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो लेफ्ट फोर्स पे नेट यूडीएल डाउनवर्ड होगा 6 इंटू एक्स का, तो माइनस 6 इंटू एक्स। समझ में आया क्या? ओके, मतलब डाउनवर्ड है तो माइनस क्यों हो गया? देखो, अगर लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड है तो जस्ट फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम एक्स एक्स सेक्शन के राइट फेस पे अपवर्ड होगा। तो राइट फेस पे अगर अपवर्ड, तो ये नेट किस तरह का रोटेशन बना रहा है? एंटी क्लॉक बना रहा है, तो नेगेटिव। ये होता है शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। मैं इसी को यूज कर रहा हूं बार बार, ठीक है। क्लॉक एंटी क्लॉक, मैं बेसिक को यूज करता हूं हमेशा। ओके, मैं एक बार बोल दूंगा क्लॉक एंटी क्लॉक या क्लॉक एंटी क्लॉक, उससे कंफ्यूजन आ जाएगा। आप इस मेथड को ध्यान में रखिए, इससे कभी किसी भी स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन नहीं आएगा। समझ गए? ओके, तो यहाँ पे देखो, ये आ गया वेरिएशन, और ये वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स शियर फोर्स का लीनियर है। क्या है? लीनियर है, मतलब 1 डिग्री कर्व बनेगा। तो शियर फोर्स एट ए, शियर फोर्स एट ए मीन्स एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू प्लस आर ए। शियर फोर्स एट बी प्लस आर ए मतलब 103.5 किलो न्यूटन। शियर 103 या 102,
अच्छा 103 शियर फोर्स एट बी एक्स इक्वल टू स्पैन कितने मीटर का है 9 मीटर, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए 103.5 माइनस 6 इंटू 9 माइनस 54, तो ये वैल्यू आपको निकलेगा, ये वैल्यू निकल जाएगा 49.5 किलो न्यूटन पॉजिटिव। समझ रहे हैं, मतलब ए बी स्पैन पे जो शियर फोर्स का वेरिएशन है लीनियर है एंड इट इज पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स। इसका डायग्राम हम दोनों का मिला जुला के बनाएंगे लास्ट में, एसएफडी और बीएमडी दोनों का, ठीक है। अब हम बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट्स, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट इन कौन सा डी स्पैन, एक्स फ्रॉम डी, ये आपका रिएक्शन आर ई, सॉरी एक्स फ्रॉम ई, अरे यार एक्स फ्रॉम ई, ठीक है, ये एक्स फ्रॉम ई ले लिया मैंने, ये रिएक्शन आर ई, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन। तो देखो एम एक्स इक्वल टू क्या प्लस आर ई एक्स, प्लस क्यों, क्योंकि देखो अबाउट एक्स एक्स सेक्शन ये आर ई का जो इफेक्ट है ये कैसा है, सैगिंग इफेक्ट है। सैगिंग इफेक्ट क्यों, देखो मैं बार बार बताया हूं, जब भी बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे किसी भी स्पैन में सेक्शन काट के, तो देखो मेंबर का इस तरह से मेंबर है मान लो, तो मेंबर का ये जो फेस है, जिस फेस पे लोडिंग है इसको रेफरेंस फेस कहेंगे, और जिस फेस पे लोडिंग नहीं है वो नॉन रेफरेंस फेस होगा, ठीक है। तो किसी भी लोड या रिएक्शन का इफेक्ट देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी भी सेक्शन के अबाउट, तो हम क्या करेंगे उस सेक्शन के अबाउट मेंबर को फिक्स मान लेंगे और केवल उसी लोड को उस मेंबर पे अप्लाई करेंगे जिसका हमको इफेक्ट देखना है। तो जैसे कि हमको आर ई का इफेक्ट देखना है, तो आर ई यहाँ पे अपवर्ड लग रहा है, उसका लीवर आर्म क्या है इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट, ये है एक्स मीटर, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स इस मेंबर को किस तरह से रोटेट करवा रहा है, ये जो फोर्स है ये मेंबर को इस तरह से रोटेट करवा रहा है। तो इस तरह से रोटेट करवाने के कारण जो रेफरेंस फेस है, जिस फेस पे लोडिंग है, मतलब टॉप फाइबर, वो कंप्रेशन में जा रहा है, नॉन रेफरेंस फेस आपका टेंशन में है, तो ये जो आर ई है इसका इफेक्ट क्या होगा पॉजिटिव, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया प्लस आर ई एक्स, और वेरिएशन क्या है बाबू लीनियर है ना, तो इसलिए एम एट ई एक्स इक्वल टू जीरो, एम एट डी जस्ट राइट, कहां पे जस्ट राइट ऑफ डी, एक्स इक्वल टू 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 22.5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 67.5 किलो न्यूटन मीटर, प्लस में रहेगा पॉजिटिव, मतलब सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है। सिमिलरली अब हम मोमेंट लिख लेंगे बेंडिंग मोमेंट फॉर सीडी स्पैन। तो सीडी स्पैन के लिए तो हम सीडी स्पैन में एक सेक्शन कट करेंगे जैसा हमने शियर फोर्स के लिए कट करके निकाला था, और एक्स का मेजरमेंट ले लेंगे हम एक्स फ्रॉम डी, और पॉइंट डी पर एक पॉइंट लोड है 45 किलो न्यूटन का, और यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन आर ई, ये 3 मीटर, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्स सेक्शन, क्लियर है। और कुछ है, ये पॉइंट डी, और इधर आपका पॉइंट सी है, आगे इस तरफ आपका पॉइंट सी है। तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे एम एक्स का अगर इक्वेशन लिखूंगा तो देखो मैं क्या लिखूंगा, प्लस आर ई का इफेक्ट तो आपको सैगिंग है पता चल गया, तो प्लस आर ई इंटू 3 प्लस एक्स। उसी तरह से 45 किलो न्यूटन का इफेक्ट क्या है, हॉगिंग है, तो माइनस लोड इंटू लीवर आर्म, तो लीवर आर्म क्या है एक्स। ये हॉगिंग कैसे हुआ, देखो यार, ये एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मेंबर को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे 45 किलो न्यूटन का लोड है, इसका लीवर आर्म कितना है एक्स, तो ये मेंबर को किस तरह से रोटेट करवा रहा है, ऐसा, समझ रहे हो। तो इसका जो टॉप फाइबर है, जिस फेस पे लोडिंग है, जिस फाइबर पे लोडिंग है, लोड अप्लाइड है, इट इज अंडर टेंशन,
और जो बॉटम फाइबर है कंप्रेशन, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है बेंडिंग मोमेंट के कारण, किसी भी फोर्स के कारण, तो वो नेगेटिव मोमेंट देती है जिसको हम कहते हैं हॉगिंग मोमेंट, तो इसलिए माइनस। क्लियर है? तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इसका वेरिएशन देखिए लीनियर। ओके, तो अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट करूंगा m एट डी x इक्वल टू 0, अगर पुट करूंगा इस इक्वेशन में, पुट करिए x इक्वल टू 0 m एट डी, तो m एट डी आपको मिलेगा अगेन वही प्लस 67.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, नाउ अगर आप x इक्वल टू 3 मीटर पुट करेंगे, x इक्वल टू लेट्स सपोज आपने 3 मीटर पुट किया, तो आपको कहां पे मिलेगा? बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, जहां पर इंटरनल हिंज है। वहां पे क्या है? इंटरनल हिंज है। तो यहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 मिल जाएगा। वो इंटरनल हिंज का प्रॉपर्टी भी है, और उसमें इस इक्वेशन में आप पुट करके भी देखिए, वहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर है? नाउ तो बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी स्पैन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फॉर सिंप्लीफिकेशन क्विकली लिखने के लिए मैं x फ्रॉम a ले लूंगा। यहाँ पे मेरा सपोर्ट रिएक्शन है RA, ये मेरा यूडीएल 6 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, ये मेरा x सेक्शन, x फ्रॉम a मैंने ले लिया, x फ्रॉम a। ठीक है, BC स्पैन के लिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे मैंने बता दिया ट्रांसफर फोर्स कुछ है ही नहीं, तो नो बेंडिंग मोमेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे और एक रिएक्शन है, मोमेंट रिएक्शन MA। ओके, तो अब MX का इक्वेशन लिखता हूं XX सेक्शन पे। तो MX का इक्वेशन क्या होगा? तो सबसे पहले इस MA का इफेक्ट देखो, ये XX सेक्शन और ये MA। तो MA मेंबर को XX सेक्शन के अबाउट किस तरह से रोटेट करवा रहा है? ऐसे रोटेट करवा रहा है क्या? मतलब टॉप फाइबर में टेंशन, बॉटम में कंप्रेशन, मतलब हॉगिंग इफेक्ट है क्या? तो माइनस MA। ठीक है, सिमिलरली ये जो यूडीएल है, ये भी हॉगिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवा रही है। यूडीएल क्या करवा रहा है? हॉगिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है। तो यूडीएल के कारण जो मोमेंट होगा वो क्या होगा? टोटल लोड माइनस टोटल लोड कितना होगा? यूडीएल का इंटेंसिटी इंटू उसका डिस्टेंस, तो 6 इंटू एक्स, ये हो गया टोटल लोड ड्यू टू यूडीएल, इंटू उसका लीवर आर्म x/2। अब देखो ये जो RA रिएक्शन है, सॉरी RE नहीं, RA जो सपोर्ट रिएक्शन है, इसका नेचर क्या है? सैगिंग अबाउट XX सेक्शन, तो RA इंटू x, ये लिख दिया मैंने मोमेंट का इक्वेशन। आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी इन मोमेंट्स का इक्वेशन लिखने में। बेटे मौज कर दी है ना। तो अब देखो, तो अब हम निकालते हैं मोमेंट की वैल्यूज। तो अच्छा, ये वेरिएशन देखो, यहाँ पे वेरिएशन क्या है? हैंग कर रहा है एक्चुअली। वेरिएशन है देखो, यहाँ पे 6x² हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। फॉर ए बी स्पैन जो मोमेंट का वेरिएशन है, बेंडिंग मोमेंट का, वो पैराबोलिक है। सो mx इक्वल टू, ये कितना था? माइनस 688.5 किलो न्यूटन मीटर, फिर माइनस 1/2 मतलब 1/2 इंटू x6 इंटू, तो मतलब 3x², फिर माइनस RE इंटू एक्स। RE कितना था आपका? सॉरी, RA इंटू एक्स 103.2, सॉरी 103.5 इंटू एक्स। ओके, ये RA का इफेक्ट प्लस में है। ठीक है, सो M एट A मतलब x इक्वल टू 0 कितना आएगा? माइनस 688.5 किलो न्यूटन मीटर। M एट B मतलब x इक्वल टू 9 मीटर कितना आएगा? पुट करिए, ये आ जाएगा आपका 0। क्यों?
अरे बी पे भैया इंटरनल हिंज है। ठीक है, एग्जाम में समय बचाने के लिए इसको इक्वेशन सॉल्व करके वहां x इक्वल टू इतना पुट करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। वो सपोर्ट कंडीशन देख लीजिए, वहां पे इंटरनल हिंज है 0। इंटरनल हिंज का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूं। दो मेंबर है, इनके बीच में एक इंटरनल हिंज है, तो इंटरनल हिंज पर शियर फोर्स नॉट इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0। फिर ये मेंबर है ए बी और ये सी मान लो, तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0 फॉर ए बी मेंबर एंड फॉर बी सी मेंबर। ये जो चीज है, ये तीसरा वाला जो सेंटेंस लिखा हूं, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना। ये वाला चीज, ये कंडीशन वहां पे यूज हो जाता है। ये जो दूसरा वाला बेंडिंग मोमेंट है, ये रिएक्शन मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट है ना, जो कि हम mx का इक्वेशन लिखते हैं वहां से जो आता है, तो वहां से भी ये 0 आ जाएगा, जहां उस पॉइंट पे जहां पे इंटरनल हिंज होगा। मतलब इंटरनल हिंज पे एक तो मोमेंट भी 0 होता है, एक्सटर्नल जितने भी लोडिंग के कारण मोमेंट दोगे वहां 0 होगा, क्योंकि इंटरनल हिंज के अबाउट मेंबर इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकता है, इसलिए। प्लस इंटरनल हिंज का ये क्षमता नहीं है कि वहां पर मतलब मेंबर अगर रोटेट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ रिएक्शन वो प्रोवाइड करे, बेंडिंग रिएक्शन, ये उसका औकात नहीं है, उसमें उतना दम नहीं है। दम नहीं है क्या, हमने उसको ऐसा ही स्ट्रक्चरल मेंबर बनाया है बस, और क्या उसमें उसका बेचारे का क्या गलती है। बहुत काम की चीज है इंटरनल हिंज। ये क्या करती है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाने में काम आती है। ये एक तरह का हाइब्रिड जॉइंट होता है, स्ट्रक्चर में बताया है, हाइब्रिड जॉइंट। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, ये इंटरनल हिंज। अभी देखो और एक तरह का, इस तरह का और एक तरह का कंफ्यूजन होगा आपको। मान लो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, अब यहां पे एक रोलर है और ये वाला कुछ एक मेंबर यहां पे बाहर निकला हुआ, ये ओवरहैंगिंग मेंबर है कि नहीं, ओवरहैंग। तो अब देखो इस ओवरहैंग के ऊपर, मतलब ये भी एक तरह का सिंपल सपोर्ट ही है ना, मतलब ये ए और बी, लेट्स सपोज ये सपोर्ट बी, तो ये सपोर्ट भी एक तरह का सिंपल सपोर्ट है। तो देखिए यहाँ पे इस सपोर्ट पे शियर फोर्स ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0, ओके नाउ। लेकिन चूंकि ये सिंपल सपोर्ट है, इसलिए लेट्स सपोज ये पूरे मेंबर के ऊपर यूडीएल लोडिंग है, ठीक है। तो अगर आप फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, अगर सॉरी मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे अबाउट सपोर्ट बी, मतलब समेशन ऑफ नेट मोमेंट ड्यू टू लोड एंड रिएक्शन अबाउट सपोर्ट बी, ये 0 होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर वो हमेशा हर किसी भी पॉइंट पे, नॉट ओनली एट सपोर्ट बी, आप यहां पर भी लिखोगे, अगर आपको मोमेंट का वैल्यू अगर पता है, इस सेक्शन पे भी लिखोगे तो वो 0 ही होना चाहिए, अगर आपको सारा वैल्यूज पता है ना, समझ रहे हो। तो वहां पे समेशन ऑफ नेट मोमेंट एट बी आप 0 लिख सकते हैं, लेकिन एट बी बेंडिंग मोमेंट विल नॉट इक्वल टू 0, वहां पे कुछ ना कुछ बेंडिंग रिएक्शन होगा। अब ये रिएक्शन क्यों होता है, ये रिएक्शन होता है ड्यू टू मेंबर, ये जो ओवरहैंग मेंबर है इसके कारण, है ना, ये जो ओवरहैंग मेंबर है इसके कारण वहां पे कुछ ना कुछ बेंडिंग रिएक्शन होता है। क्यों, देखो, अच्छा ये ओवरहैंग क्यों, इसके कारण क्यों होता है, देखो अगर ये जो ओवरहैंग वाला पार्ट है, लेट्स सपोज ये ओवरहैंग वाला पार्ट, ये अगर इस तरह से रोटेट, चूंकि ए बी जो मेंबर है, ए टू बी जो मेंबर है, और बी से लेके ये मान लो बी डी ओवरहैंग पोर्शन है, ए बी और बी डी मेंबर वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है वो दोनों, मतलब उन मेंबर में कंटिन्यूटी है। जैसे कि ये एक बीम है, मान लो यहाँ पर एक रोलर है और ये हिंज है, तो ये मेंबर बीच में टूटा हुआ नहीं है, ये आपस में कनेक्टेड है। इसलिए अगर इसका ओवरहैंग पार्ट, ठीक है, ये जो ओवरहैंग पार्ट है इस पे लोड होने के कारण इसमें अगर बेंडिंग आती है, ये मान लो इस तरह से डाउनवर्ड ऐसे रोटेट करेगा,
है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है उसके बगल वाला ये ऊपर उठ जाएगा, समझ रहे हो ऐसे। मतलब वो हमेशा इस सपोर्ट पे वो अपना स्ट्रेट मतलब हमेशा सीधा रहने का कोशिश करेगा मेंबर, मतलब मेंबर के कारण उस पे बेंडिंग मोमेंट आ जाती है, एक रेजिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि वो मेंबर आपस में कनेक्टेड है। अलग अलग होते तो अलग चीज है, लेकिन वो कनेक्टेड है, इसलिए वहां पे बेंडिंग मोमेंट मिलती है। समझ में आ रहा है। इस तरह का सपोर्ट आपको कंटिन्यूअस बीम में देखने को मिलेगा अधिकतर। वेल चलिए, अभी जो हमने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन लिखा है जिस लोडिंग डायग्राम के लिए, उसका हम एसएफडी बीएमडी बना देते हैं क्विकली। देखो मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, इसलिए मैं इसी वीडियो के साथ इसको ख़त्म करूँगा। मैंने सोचा था कि ये 4-5 घंटे का होगा, लेकिन गर्मी है बहुत, हैंग भी कर रहा है। मैं पहले लोडिंग डायग्राम बना देता हूँ। ये लोडिंग डायग्राम था, तो हम सबसे पहले शियर फोर्स लिखते हैं। देखिए शियर फोर्स एट ई कितना था, ये माइनस में था, -22.5, ओके। और शियर फोर्स एट डी कितना हो गया था, +22.5, और ये कांस्टेंट थी सी पॉइंट तक, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस, ये 22.5 और ये प्लस का 22.5, समझ में आया। अब देखो, अब कौन, बीसी मेंबर में ना शियर फोर्स ना बेंडिंग मोमेंट, कुछ भी नहीं था, तो ठीक है, बीसी मेंबर को अभी कुछ नहीं करेंगे। अब देखो एबी मेंबर में जो शियर फोर्स था, आपने देखा था कि शियर फोर्स एट बी आपका एक वैल्यू आया था, वो कितना आया था, प्लस में आया था कुछ, ठीक है, वो 49 पॉइंट समथिंग आया था। देखिए 49 पॉइंट समथिंग आया था। और शियर फोर्स एट ए आपका कितना था, 103.5, और ये वेरिएशन था लीनियर पॉजिटिव में। ये कितना था, 103.5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे समथिंग ये कितना आया था, ये वैल्यू आया था आपका 49.5, ठीक है। और बीसी स्पैन में नो शियर फोर्स, डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का ट्रांसफर फोर्स था ही नहीं। तो ये हो गया इस बीम का एसएफडी, इस लोडिंग डायग्राम का। इसका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं अब, बीएमडी। तो देखो ग्रीन कलर से बनाओ, पर्पल, इसको पिंक कलर से बनाता हूं। तो पॉइंट ई पे बेंडिंग मोमेंट 0, ठीक है। फिर पॉइंट डी पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आ गया था, 67.5। फिर पॉइंट सी पे 0, और ये ट्रायंगुलर था, इस तरह से वेरी कर रहा था, लीनियर वेरिएशन। तो ये बेंडिंग मोमेंट ये पॉजिटिव में, और ये वैल्यू कितना था बेंडिंग मोमेंट का, 67.5 किलो न्यूटन मीटर। बीसी स्पैन में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं। अब देखो एबी स्पैन में बेंडिंग मोमेंट है, और उसका वेरिएशन क्या है, पैराबोलिक, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का जो नेचर है वो नेगेटिव में है। वो किस में है, वो उसका नेचर, वो नेचर भी है नेगेटिव में। अब देखो, लेकिन जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाऊंगा पैराबोलिक बनेगा, उसका नेचर नेगेटिव होगा। लेकिन अब स्लोप का अगर बात करूं मैं, तो देखो dm/dx एट ए आपका क्या होगा, शियर फोर्स एट ए। तो शियर फोर्स एट ए 0 है क्या, नॉट इक्वल टू 0, मतलब सॉरी इक्वल टू शियर फोर्स एट ए, सॉरी इक्वल टू शियर फोर्स एट ए विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो भी मैं पैराबोला बनाऊंगा उसका स्लोप एट ए 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली dm/dx एट बी इक्वल टू शियर फोर्स एट बी। शियर फोर्स एट बी 0 है क्या, नहीं, तो शियर फोर्स एट बी 0 नहीं है। तो जो भी मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी पर मैं लेके जाऊंगा उसका वेरिएशन, वहां पर भी उसका स्लोप 0 नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह का डायग्राम बन सकता है, तो देखो इस तरह का पैराबोला बनाऊंगा, समझ रहे हो, ये नेगेटिव, और ये मैग्नीट्यूड कितना, 688.5 किलो न्यूटन मीटर, 5 किलो न्यूटन मीटर। ये 2 डिग्री वेरिएशन यहाँ पे लिख सकते हैं, थीटा
नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी लिख दीजिए थीटा नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? दिस इज लीनियर, ये कांस्टेंट और ये लीनियर। तो ये हो गया इसका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन BMD। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो हम कुछ बड़ा लेके आएंगे। गुड लक, वेट फॉर नेक्स्ट वन।